Hello students, welcome back again in a new topic, that is racemic modification and resolution of racemic modification, or you can say that racemic mixture, है ना। कि racemic modification क्या होते हैं, उनको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। रिजॉल्व करने का सीधा सा मतलब है, एक कोई क्वेरी है उसे आप रिजॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर racemic modification को रिजॉल्व करना है। तो racemic modification क्या होता है, एक्चुअली दो इनएंशियोमर्स जब इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो उन्हें हम racemic modification कहते हैं। फिर उन दोनों इनएंशियोमर को सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इनएंशियोमर है, मान लेते हैं इसमें R इनएंशियोमर फील्ड है, ठीक है। फिर एक दूसरे बीकर में कोई इनएंशियोमर है, मान लेते हैं ये S इनएंशियोमर इसमें फील्ड है। दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद एक मिक्सचर बनाया जिसमें मान लेते हैं 10 ml ये था, चलो 50-50 मान लेते हैं, 50 ये था, 50 ml ये था, और आपने एक 100 ml मिक्सचर बनाया, ठीक। ये क्या है, 100 ml एक मिक्सचर बनाया जिसमें R और S दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक, इक्वल अमाउंट में। जो R और S हैं इक्वल अमाउंट में, दोनों इनएंशियोमर्स R एंड S वाले दोनों इनएंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम रैसिमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इनएंशियोमर्स को, ये जो दो इनएंशियोमर हैं R और S, इनको फिर से सेपरेट करना, ठीक, किसी भी टेक्निक के द्वारा, फिजिकल केमिकल कोई भी टेक्निक हो सकती है, इनको फिर से अलग अलग सेपरेट करना, उस टेक्निक को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, ठीक। तो हमारे पास दो इनएंशियोमर्स थे, जब उन्हें उनको मिला दिया तो हमें एक रैसिमिक मॉडिफिकेशन मिल गया। फिर अगर हमें उन्हें सेपरेट करना हो तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रैसिमिक मॉडिफिकेशन, ठीक। तो देख लेते हैं कि रैसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है रैसिमिक मॉडिफिकेशन की, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रैसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं, रैसिमिक मॉडिफिकेशन और रैसिमेट इज 50-50 मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस इनएंशियोमर, और यू कैन से दैट R एंड S इनएंशियोमर्स जो भी हैं, ठीक। कैसे, जो रैसिमिक मॉडिफिकेशन है हमने कहा वो क्या है, दो, इसमें मान लेते हैं प्लस वाला था, प्लस यानी D डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, या उसी को आप R कह लीजिए, और एक माइनस वाला था यानी D, तो एक माइनस वाला क्या होगा, वो होगा आपका L। ये माइनस वाला है, इसे बोलेंगे हम L, इधर लिख लेते हैं। इन दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद में जो आपको इधर मिक्सचर मिला, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कितने अमाउंट में है, तो 50-50 के रेशियो में है, ठीक है। अब ये जो 50-50 के रेशियो में आया, ये जो आपको सब्सटेंस यहाँ मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं रैसिमिक मॉडिफिकेशन, या फिर आप रैसिमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं, रैसिमिक मॉडिफिकेशन। Racemic modification is optically inactive because the both enantiomer rotate the PPL equal and opposite direction, so that the net rotation will be 0। इसको कैसे समझेंगे, देखो पहले वाला जो आपने enantiomer लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले वाला जो enantiomer लिया, मान लेते हैं पहले आपने लिया R, या R ना कह के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, हमने लिया D, ठीक। हमने क्या लिया, एक D enantiomer लिया। D का सीधा सा मतलब क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, ऐसा कंपाउंड जो PPL को क्लॉकवाइज घुमाए। अब D वाले ने एक PPL है, ठीक है, और D वाला क्या करता था, इसको क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट कर देता था, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एंगल पे रोटेट किया, कोई भी एक एंगल अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट लाइक 30 डिग्री। कितना अज्यूम किया हमने, 30 डिग्री, ठीक। ये 30 डिग्री इसने रोटेट कर दिया 30 डिग्री पे, D ने ऐसा किया। फिर सेम PPL, वही PPL ये है, और इसको L वाला जो एनएंशियोमर है, ये यहाँ पर ले लेते हैं L, इसने किया लेफ्ट में यानी एंटी क्लॉकवाइज उसी PPL को, सेम PPL को, ठीक, इसी PPL को लेफ्ट साइड 30 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक। अब जो नेट रोटेशन आया दोनों में, अभी देखो, अभी तो ये D अलग से ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये PPL को रोटेट तो कर रहा है, L अलग से ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये PPL को रोटेट कर रहा है। अब हमने क्या किया, दोनों का एक मिक्सचर बना दिया, जैसे कि ये जो रैसिमिक मॉडिफिकेशन यहाँ आपको दिख रहा है, इन दोनों को उठाया और एक में मिला दिया। अब क्या होगा, देखो एक कोई ऐसे ये PPL है, ठीक है, तो D वाले ने क्या किया, इसको इधर रोटेट किया, इस PPL को इधर रोटेट किया, ठीक है, मान लेते हैं 30 डिग्री रोटेट किया। फिर सेम जो है उसी
इसमें तो डी वाले ने अपना काम कर दिया, अभी एल वाला बचा हुआ है। एल वाले ने क्या किया, ये जो घूमी हुई पीपीएल है, ये जो रोटेट हुई पीपीएल है, इसको फिर से इधर रोटेट कर दिया 30 डिग्री, ठीक है। यानी जितना उधर घूमी थी वो पीपीएल उतना ही फिर से वापस हो गई। तो जो नेट रोटेशन है, नेट रोटेशन किसका, नेट रोटेशन तो पीपीएल का, नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल विल बी 0। और अगर पीपीएल का रोटेशन 0 होता है, कोई भी कंपाउंड अगर पीपीएल को नहीं रोटेट कर पाता है, तो ऐसे सारे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो आपका रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, ये कहता होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। तो रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहता होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट में दे रखा है, इफ द एनेंथियोमर आर सेपरेटेड द मिक्सचर इज सेड टू बी रिजॉल्व्ड। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले बात करी क्वेरी के टाइप की, आपने क्या किया, दो एनेंथियोमर को पहले जब मिलाया था तो वो एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन मिला, फिर दोनों को आप सेपरेट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हमने रेसिमिक मॉडिफिकेशन को रिजॉल्व कर लिया, यानी उसका रेजोल्यूशन करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं रेजोल्यूशन। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन है ना, तो ये फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और उनका रेजोल्यूशन। हम अभी इसका फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रेजोल्यूशन क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ इनएंथियोमर्स। जैसे यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ रेसिमेट इनटू प्योर एनेंथियोमर इज नोन एज रेजोल्यूशन, या इसी को आप रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी आगे ऐड कर सकते हैं ना। आगे जो लाइन दे रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं। जो एक्चुअल में एनेंथियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लगभग सेम मिलती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी, बहुत ही कम एनेंथियोमर्स होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हों। तो उस केस में क्या होता है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं तो उसको सेपरेट करना ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही लाइन आगे लिखी हुई है, एनेंथियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point, solubility, hence it's difficult to separate enantiomers using conventional method. So there are basically 4 methods to separate the enantiomers. जो पहला आपका मेथड है मैकेनिकल, मैनुअल आप कह सकते हैं, दूसरा है केमिकल, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल एंड द फोर्थ वन इज क्रोमेटोग्राफी, या उसी को आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है, बेसिकली हम जो यूज करते हैं यहाँ पर तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल की। तो देखो अगर मैकेनिकल की बात करें हम सबसे पहले, तो मैकेनिकल में एक्चुअली क्या होगा, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होंगी, लिमिटेशन सबकी होंगी, बट इसकी बहुत ही कन्वेंशनल मेथड नहीं है, बहुत अच्छा मेथड हम नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ मेथड तो है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या है, इंट्रोड्यूस बाई लुइस पाश्चर, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअल में ये मेथड दिया। ये मेथड के आगे वाले भी कई सारे मेथड इन्होंने दिए थे। by which both the enantiomer can be separated if they make different crystal by using forceps and microscope, या आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कई जगह देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक, वही जो आप देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके देखते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो सेपरेट करने के लिए एक कंडीशन है इसकी कि जो एनेंथियोमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ना अलग अलग होनी चाहिए, तभी आप सेपरेट कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज करिए एक्चुअल में हम करते क्या हैं, इस टेक्निक की अगर बात करें तो सबसे पहले इस टेक्निक में करते क्या हैं, तो सबसे पहले आप करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी आपने रेसिमिक मॉडिफिकेशन लिया, मान लेते हैं इस बीकर में डी और एल दोनों ही जो है फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों एनेंथियोमर थे इक्वल अमाउंट में ये फील्ड थे। तो ये क्या करेंगे, जब इसका आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, तो क्या होगा, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो डी वाला कुछ अलग क्रिस्टल बनाएगा, एल वाला कुछ अलग क्रिस्टल बनाएगा। अलग का मतलब साइज और शेप में कुछ अलग अलग बनाएगा। देखो क्या होगा, अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में था, अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं डी वाले ने कुछ ऐसे ऐसे क्रिस्टल बनाए, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे ये सारे। वहीं एल वाले ने हम मान लेते हैं कुछ स्क्वायर टाइप के क्रिस्टल बनाए ऐसे इस तरीके से।
स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या करोगे, एक फोर्सेप और आपका 1 2 3 4 5, अच्छा वो 4 ही रह गए, फोर्सेप और माइक्रोस्कोप की मदद से आप देखोगे कि हम जितने भी ट्राइंगल वाले हैं उनको अलग हटा लें और जितने भी स्क्वायर वाले हैं उनको अलग अलग कर लें। तो इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं आपने सारे जो 3 कोने के बने हुए हैं ये आपने सारे एक में कर लिए, इनको आपने क्या किया, सबको एक में कर लिया। फिर दूसरे में क्या किया आपने, दूसरे में जितने स्क्वायर वाले थे दूसरे बीकर में या किसी भी कंटेनर में आपने इनको ले लिया। तो आपने क्या किया, क्रिस्टल के साइज और शेप के बेस पे दोनों को अलग अलग कर लिया। अब देखो हमने क्या पाया कि ये मान लेते हैं डी था और ये एल था, तो इस बेसिस पे क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन हुआ इस बेसिस पे हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। लेकिन ये टेक्निक बहुत बेहतरीन टेक्निक आप नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे ओनली दो एनेंथियोमर आर सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर इनकी ये जो डी एल है यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी तो क्या होगा कि अगर स्क्वायर बनने हैं तो डी और एल सारे के सारे ऐसे स्क्वायर ही बन जाएंगे, ठीक। कोई दूसरे तरीके का शेप एंड साइज में डिफरेंस ही नहीं होगा। अगर कोई और साइज बनेगा जैसे कि मान लेते हैं ट्राइंगल, तो सारे के सारे ये 3 कोने के बन जाएंगे। अब क्या होगा, अब आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा आर है कौन सा एस है, तो फिर सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल बनने हैं वो भी सेम बनेंगे। दूसरी क्या है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मैनुअली मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप से देखते रहेंगे, फिर उसे फोर्सेप से अलग करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें ना आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो एक्चुअल में बना देना, तो बहुत ही ठीक ठाक इम्पैक्ट डालेगा ये। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो अगला मेथड है हमारे पास, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं बेसिकली हम, देखो केमिकल मेथड को समझने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप केमिकल मेथड को बस ऐसे ही यहाँ पढ़ लें और यहाँ पर मैं कुछ फ्लोट चार्ट बना दूँ उसे आप कर लें, और दूसरा ये है कि यहाँ पर हमने कुछ एक रिएक्शन दी हुई है इस तरीके से कि आप रिएक्शन लिखें, ठीक है, और रिएक्शन देख के आप डर जाएंगे क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी है। तो आप जैसा जो आपको उचित लगता हो वो करिए, क्योंकि मैं तो यहाँ दोनों डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा मेथड डिस्कस करने वाला हूँ कि केमिकल मेथड से कैसे हम रेजोल्यूट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, और एक हम ये रिएक्शन भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम सबसे पहले एकदम कॉमन मेथड की बात कर लेते हैं। कॉमन जो है डायग्राम यहाँ बना लेंगे, उस हिसाब से हम इनको जो है सेपरेट कर लेंगे। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाई लुईस पास्चर। हमने इससे पहले देख लिया था कि लुईस पास्चर ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या करते हैं, केमिकल मेथड में पहले जो इनेंथियोमर्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं डायस्टीरियोमर्स में, ठीक है। इनेंथियोमर को क्या करते हैं, डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करने के बाद में उनका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। क्रिस्टलाइज करने के बाद में हम दोनों को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग कर लेते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, जो डायस्टीरियोमर हैं उनको इनेंथियोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई इनको पहले बाद में देखते हैं, पहले हम पूरी प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कोई आपके पास एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन था, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन, और ये आपको एग्जाम में लिखना ही होगा अगर क्वेश्चन आता है तो, है ना। ये रेसिमिक मॉडिफिकेशन था, रेसिमिक मॉडिफिकेशन, और मान लेते हैं एसिडिक रेसिमिक मॉडिफिकेशन था। और रेसिमिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या होगा, तो पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, और निगेटिव भी होगा। तो हमने कहा एक कोई एसिडिक मॉडिफिकेशन है, एसिडिक मॉडिफिकेशन ए, और वो कहता है पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि मॉडिफिकेशन में तो दोनों होंगे ना। फिर हमने क्या किया, इसकी एक रिएक्शन करा दी बेस से, ठीक, और बेस में हमने क्या लिया, एक कोई सिलेक्टिव इनेंथियोमर लेते हैं, एकदम सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे। तो हमने कहा हम यहाँ माइनस वाला कोई बेस ले लेंगे जिसका जो जो लीवो रोटेटरी हो एक्चुअली। अब क्या होगा इस केस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायस्टीरियोमर्स में, ठीक। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो प्लस ए हमने पहले लिखा, ठीक, ये क्या है प्लस ए, फिर माइनस बी, माइनस बी, एक बार क्या हुआ माइनस ए, माइनस बी तो यहाँ पहले थे माइनस बी। अब ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि इनकी जो मिरर इमेज है वो एक जैसी नहीं होगी अब, ठीक, मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं होंगे।
इन दोनों को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। इनको आप कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ लिख लीजिए डायस्टीरियोमर्स। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। अब एक्चुअल में हो गया साल्ट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके बाद में इनको करेंगे हम क्रिस्टलाइज। तो यहाँ ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आप क्रिस्टलाइज करोगे तो आप पाओगे कि दोनों के क्रिस्टल अलग अलग बनेंगे। जैसे चलो यहीं कर लेते हैं, ये किया, ये एक एक क्रिस्टल, ये जो वाला है इसके क्रिस्टल कुछ दूसरी तरह बनेंगे, इसके क्रिस्टल कुछ दूसरी तरह का बनेंगे। इनका साइज एंड शेप कुछ और होगा, उनका साइज एंड शेप कुछ और होगा। देखो प्लस ए माइनस बी, ठीक, माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। अब हम क्या करें, इनका दोनों का क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अभी तक ये एक ही बीकर में काम चल रहा है, किसी एक ही जो है आप कह सकते हैं कंटेनर में काम चल रहा है। अब जब इनके हम मान लेते हैं इस बीकर में ये दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। इनका जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ, एक ने जैसे कि पहले हम देखे एक ऐसे बनाया, एक ने ट्राइंगल बनाया, और एक ने क्या किया, एक ने इस तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ने जो है इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर बनाए। मान लेते हैं पहले वाले ने क्या किया, इस वाले ने स्क्वायर स्क्वायर बनाए, इस वाले ने ट्राइंगल ट्राइंगल बनाए। अब हम क्या करेंगे, उसी फोर्सेप की मदद से और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा, ये क्यों अलग अलग क्रिस्टल बनाते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल बनाने के बाद में हम देखेंगे ट्राइंगल वालों को अलग कर लिया और इनको अलग कर लिया। अलग करने के बाद में हमने इनको एक अलग अलग बीकर में कलेक्ट कर लिया। इसको मान लेते हैं यहाँ कलेक्ट कर लिया, इसको एक दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लिया, ठीक। अब कलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, क्योंकि अभी इसमें बेस प्रेजेंट है, उस बेस को हमें हटाना भी है, ठीक है। जो बेस प्रेजेंट है उसको हटाना भी है। एक को हमने इसमें कलेक्ट कर लिया, एक को इसमें कलेक्ट कर लिया। फिर से इसकी रिएक्शन, अब मान लेते हैं दोनों, या इसी को आप बना लो, शेप में बना लो, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। इसका हमने साइज कैसा कहा, ये हमारा स्क्वायर टाइप का है, ये हो गया, और इसका शेप आया ट्राइंगल। तो इस बेसिस पे हमने अलग अलग कर लिया। अब क्योंकि इस सॉल्ट में क्या है कि अभी बेस प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन हम HCl से करा देंगे दोनों की। अब अलग अलग बीकर हो गए ना, अभी तक ये सारा किसी एक बीकर में काम चल रहा था, अब अलग अलग बीकर हो गए। HCl से जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये बेस हट जाएगा, बेस हटेगा तो आपको यहाँ पर एक बीकर में +A मिल जाएगा और इस वाले बीकर में -A मिल जाएगा। बहुत आसानी से आपने क्या किया, इन एन्थियोमर्स को सेपरेट कर लिया, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं अगर आपको दिख रही हो तो, ठीक है। क्या है, फर्स्ट enantiomer are converted into diastereomers because the diastereomers have different physical property, जो कि अभी हमने यहाँ बताया आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो उनके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो उसकी मदद से हम बहुत आसानी से इसे सेपरेट कर लेंगे। डायस्टीरियोमर्स आर सेपरेट ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेपरेटेड डायस्टीरियोमर आर देन कन्वर्टेड इनटू एन्थियोमर्स। और कैसे एन्थियोमर्स में बदलेंगे, तो बाय एडिंग, आगे ले सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ HCl, बाय द एडिशन ऑफ HCl। तो ये पूरी प्रोसेस है। आप इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा और ज़्यादा लिखना चाहते हैं और नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन की तरफ आ सकते हैं। अब ये रिएक्शन एक्चुअल में दिखाई गई है कि सेपरेशन हो कैसे रहा है, ठीक। सारी प्रोसेस जो वहाँ थी एक्चुअल में वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस ये एक रिएक्शन है जो कि आप देख के थोड़ा सा ना डर रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं ज़रा। अब यहाँ देखो, ये एक S कैरेक्टर का एन्थियोमर है, ये R कैरेक्टर का एन्थियोमर है, दोनों 50:50 के रेशियो में मिले हुए हैं। तो ये बना क्या रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अब इस रेसिमिक मॉडिफिकेशन को हमें जो है सेपरेट करना है। जो दो एन्थियोमर है, R को अलग करना है, S को अलग करना है, वाया केमिकल टेक्निक। तो हमने क्या कहा था, आपको एक बेस ऐड करना है। अगर याद हो, इससे पहले जब हम वो फ्लो चार्ट बना रहे थे, आपको क्या ऐड करना है, बेस। और बेस कैसा होना चाहिए, तो सिलेक्टिव बेस होना चाहिए, या तो वो S हो या तो वो R हो। तो हमने यहाँ पर S ले लिया। S को आप निगेटिव डिनोट कर सकते हैं, वहाँ निगेटिव से हमने डिनोट किया ना। निगेटिव का सीधा सा मतलब
आप कह सकते हैं L, ठीक। अब देखो ये एक्चुअल बेस क्यों है, देखो यहाँ NH2 लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा है, बेस तो हो ही गया। ये एसिड है, COH लगा हुआ है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, इधर फिनॉल लगा, ये एसिडिक है। हमने इसमें जैसे ही बेस ऐड किया, एसिड में जैसे ही बेस ऐड करोगे सॉल्ट बन जाएगा। ये देखो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये इस वाली पोजीशन से आके आपका जुड़ गया, ये ठीक, ये पूरा ग्रुप, वहाँ पूरा ग्रुप नहीं लिखा वरना रिएक्शन और बड़ी हो जाती। तो ये क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप आके वहाँ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद में एक्चुअल में बन क्या गया, तो यहाँ देख रहे हो ये बन गया डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर, ठीक। डायस्टीरियोमर दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी अब चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी जो तब जब इसका आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे। यहाँ अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में इसके क्रिस्टल्स अलग बनेंगे, इसके क्रिस्टल्स अलग बनेंगे, यानी साइज और एंड शेप का डिफरेंस होगा, ठीक। साइज एंड शेप का डिफरेंस होगा। इससे पहले भी हमने कहा कि इसके मान लेते हैं कुछ इस तरह के बनेंगे, अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनेंगे, हो सकता है कोई और उनका शेप हो, है ना। और इसके मान लेते हैं इजीएस्ट वे हम देखेंगे एक्चुअली, इसके हमने कहा स्क्वायर टाइप के बनेंगे। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, फोर्सेप की सहायता से दोनों को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद में अलग अलग बीकर में इकट्ठा कर लिया, ये अलग अलग बीकर में हो गई इकट्ठा। अब क्या होगा, हमने फिर क्या किया, एसिड ऐड किया, क्योंकि सॉल्ट अभी है ना, इस बेस को हमें हटाना भी है। अभी रिएक्शन और लंबी हो जाती कि इसको कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे ही एसिड ऐड किया तो हमें अलग बीकर में एक जो है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और एक ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ठीक है। इसके नाम अगर कंपाउंड को लिखना चाहते हो S2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, वहाँ पर R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा ये S है कि नहीं, R है कि नहीं, अगर ये आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, है ना। एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, क्विक रिवीजन कैसे करते हैं। तो हम पहले एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर COH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर OH है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे जाएगी, 1 नंबर इसे जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन से एटम है उसे आप कंसीडर करोगे 2 3। फिर यहाँ पर आओ 1 2 3, 1 से चलिए 2, 2 से चलिए 3, कैसे चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R। फिर यहाँ देखते हैं 1 से चलिए 2, 2 से चलिए 3, कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज तो कॉन्फ़िगरेशन S। अब हमने S और R को एकदम रेजोल्यूट कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, अलग अलग बीकर में ले आए। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सचर था एनेंथियोमर्स का, यहाँ पर हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेथड हमारे पास, बायोलॉजिकल। देखो बायोलॉजिकल मेथड से समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, ठीक है ना। कोई भी बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, मोल्ड होगा, ऐसा कुछ यूज हो रहा होगा। और इसकी भी कुछ लिमिटेशन थे, इनमें भी कुछ दिक्कत है, वो हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो इसकी जो डेफिनेशन में दिया हुआ है उसी को पढ़ लेते हैं पहले। सर्टेन मोल्ड बैक्टीरिया और फंजाई सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय वन इनेंथियोमर एट फास्टर रेट देन अदर इनेंथियोमर। अब देखो क्या है, हमने कहा कि एक आपके पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या क्या होगा उस मिक्सचर में, तो उसमें L भी होगा, D भी होगा, ऐसे ये प्रेजेंट है। आपने क्या किया, एक कोई मोल्ड इसमें डाल दिया, कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, कोई भी एक मोल्ड डाल दिया। अब वो क्या करेगा, जाके किसी एक इनेंथियोमर को एकदम खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। हम मान लेते हैं D वाले को एकदम खत्म कर दिया उसने, बचा ही नहीं D एकदम खत्म। अब सोचो अगर D नहीं बचा तो फिर बचा क्या उसमें, D एकदम खत्म हो गया, L बचा, है ना। एक पर्टिकुलर एक इनेंथियोमर को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय करते ही हमें सिर्फ L मिल जाएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 लोग हैं, किसी एक को खत्म कर दो, एक ऑटोमेटिकली एक ही बचेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल में इन्होंने लिया है, जैसे एक पेनिसिलियम ग्लूकम जो होता है आपका, पेनिसिलियम ग्लूकल अलाउ टू ग्रो विद रेसिमिक मिक्सचर, इट सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द डेक्स्ट्रो आइसोमर लिविंग प्योर लिवो आइसोमर। जैसे अगर आप लैक्टिक एसिड को देखो, ठीक है, लैक्टिक एसिड में क्या होता है, प्लस और माइनस वाले जो इनेंथियोमर्स होते हैं उसमें अगर हम पेनिसिलियम ग्लूकम डाल दें तो वो क्या करता है, इस पॉजिटिव का मतलब D डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले को एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही पॉजिटिव वाला डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो बचेगा क्या,
सिर्फ निगेटिव। इस बेसिस पे हम सेपरेट कर लेते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि हमें किसी एक इनेंशियोमर को खोना पड़ जाता है। अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो सिर्फ पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन निगेटिव वाला हमसे जो है हाथ से निकल जाएगा। अगर निगेटिव चाहिए तो निगेटिव मिल जाएगा, तो पॉजिटिव वाला निकल जाएगा। जैसे इस केस में पेनिसिलियम ग्लॉकम क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है, पॉजिटिव वाले ये क्या करता है, जो पॉजिटिव वाला इनेंशियोमर है उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर क्या होता है कि सिर्फ निगेटिव वाला मिल जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला इनेंशियोमर है वो एकदम हमें नहीं मिल पाता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की, और ये सारे आप बना लेना उसमें, है ना। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में बात करें तो देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है एक्चुअल में, फोर्थ है आपकी क्रोमेटोग्राफी। और उसमें भी आपको लिखना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसी की सहायता से हम अलग कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो क्या होता है एक्चुअल में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम कैसे अलग करते हैं, तो एक फैक्टर होता है, उसे बोलते हैं आरएफ फैक्टर, या आरएफ वैल्यू आप कह सकते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर। इसी के बेसिस पे किसी भी मिक्सचर को, जरूरी नहीं कि इसी को सेपरेट किया जाए, कोई भी मिक्सचर है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं वो आराम से सेपरेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आप इतना समझिए कि कॉलम तो होगा ही होगा, तो हम कह लेते हैं ये एक कॉलम है, ठीक। अब इस कॉलम में क्या होगा एक्चुअल में, इस कॉलम में एक हम फेज फिल करते हैं, ठीक, ऐसे। इसमें एक आप इसे ना करके यहाँ पर एक फेज फिल होती है, और उससे भी पहले अगर बात करें तो यहाँ एक कॉटन लगाते हैं, ठीक, उससे भी पहले कॉटन लगा देते हैं। फिर एक फेज फिल करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और जनरली इस केस में जो स्टेशनरी फेज होती है, उसका नाम होता है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ठीक, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। या इसको इधर ना लिखिए आप, जो फेज होती है उसका नाम होता है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ठीक। ये स्टेशनरी फेज है, ऐसी फेज जो मूव ना करे, ठीक। फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक और कॉटन रखते हैं हम, और कॉटन रखने के बाद में अपना सैंपल ऐड कर देते हैं जिसे हमें सेपरेट करना है। तो सैंपल को हम दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं, रेड कलर से दिखा देते हैं। ये हमारा सैंपल हो गया। अब सैंपल वो जिसे सेपरेट आपको करना है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं हम, उसके ऊपर एक और जो है लिक्विड डालते हैं, और इस लिक्विड को बोलते हैं मोबाइल फेज यानी जो मूवमेंट करे, ठीक, जिस फेज में मूवमेंट हो। और मूवमेंट कैसे होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे की तरफ ये आएगी। और जब ये नीचे की तरफ आएगी तो देखो आपका जो एक्चुअल में सैंपल है, उस सैंपल में क्या क्या है, उस सैंपल में नेगेटिव है, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं। उस सैंपल में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ये दोनों है, ठीक, D+L। अब एक्चुअल में ये क्या करेगा, कोई एक इनमें से हम मान लेते हैं पॉजिटिव वाला इस फेज के साथ में, मोबाइल फेज के साथ में जल्दी जल्दी नीचे आएगा, ठीक। ये पहले नीचे आएगा और ये बहुत ही स्लोली नीचे आएगा। ये जो दूसरा वाला है आपका, वो बहुत ही स्लोली नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर एक बीकर रखा होता है, और जैसे ही कलर चेंजेस होंगे, कलर चेंज होते ही ये क्या होगा, प्लस वाला जल्दी से नीचे आएगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि प्लस वाला नीचे आ गया, एक बीकर रखेंगे, प्लस वाले को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करते ही इस बीकर को एकदम अलग कर लेंगे। ये इसमें क्या आ गया हमारा, इसमें हमारा मान लेते हैं प्लस आ गया, ठीक। और इसको हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद में फिर हमने दूसरा बीकर यहाँ पर लगा दिया। दूसरा बीकर लगाते ही फिर क्या होगा, हमारा निगेटिव वाला इसमें आ रहा है, ठीक है ना, निगेटिव वाला कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे। इसको हमने इधर कर लिया। इसमें हमने क्या कहा, कौन है, नेगेटिव वाला आइसोमर है। यानी इन दोनों इनेंशियोमर को हमने अलग अलग बीकर में कर लिया बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो बहुत ही ईजीएस्ट टेक्निक है।
ये सारे फिगर्स आपको देनी है, ठीक है ना। और किस फैक्टर के बेसिस पे आप इसे अलग करते हैं, तो RF वैल्यू होती है एक, रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं इसे, इसी के बेसिस पे आप उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।